तो स्टूडेंट हम लोग क्या देख रहे थे? E2 रिएक्टिविटी, राइट? ओके, क्लास स्टार्ट किया जाए ना? सब लोग ज्वाइन कर लिए? तो एक्चुअल में ये मेरा इसमें तो वन स्टेप ही था। कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? कुछ याद है आप लोग को? यही था ना टॉपिक चल रहा था? कुछ E2 रिएक्टिविटी के लिए मैंने कुछ बात किया था। लास्ट में क्या लिखवाया था? कुछ पॉइंट लिखवाए थे। ओके, तो वहाँ से ही हम लोग अब इस पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है और E2 का ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसा है? इसको ध्यान से अगर देखा जाए अल्कीन टाइप का है, राइट? और यहाँ मैंने बताया था कि ट्रांजिशन स्टेट से ही एक्चुअल में रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है एवरीवन? इसमें बहुत सारा एग्जांपल लूँगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन के व्हेन वी आर, अब इसमें मैंने इस पर भी बात किया था कि इसका हम लोग बीटा हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे, तो ये सारे फैक्टर को कहीं वन बाई वन डील करेंगे। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री RX टू 3 डिग्री RX, देन E2 रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। करेक्ट है? तो ये है मेरा वन, उसका मैं रीजन दूंगा। ये है मेरा 1 डिग्री RX, ये है मेरा 2 डिग्री RX, ये है 2 डिग्री RX और ये है 3 डिग्री RX। करेक्ट है एवरीवन? तो एक्चुअल में बेस को कहाँ पे अटैक करना है? बेस पे जहाँ पे मेरा लिविंग ग्रुप है वहाँ पे अटैक करना है या सरफेस पे? सरफेस मतलब बाउंड्री पे अटैक करना है। बेस को तो यहाँ पे अटैक करना नहीं है। बेस यहाँ पे अटैक करेगा क्या? नहीं अटैक करेगा। बेस को सिंपली कहाँ पे अटैक करना है? साइड से जाना है। और हाइड्रोजन तो सरफेस पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा नहीं, उसको वहाँ से हाइड्रोजन को पुल करना है, राइट? इसका मतलब है कि इन केस ऑफ 1 डिग्री RX, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल? वहाँ देखिए 1 डिग्री RX में सर 3, राइट? उस 3 में से किसी भी एक को अगर हम लोग पुल कर लेंगे, किसी भी वन बीटा हाइड्रोजन को अगर पुल करते हैं तो मेरा रिएक्शन ओवर हो जाएगा। करेक्ट? किसी एक को पुल करना है। यहाँ पे हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? 6 में से किसी एक को लेंगे, रिएक्शन खत्म, राइट? अब 6 में से किसको लेंगे वो हो जाएगा ओरिएंटेशन का बात, उसको बाद में देखेंगे अंडर द हेडिंग सेट रोल। बट ये मेरा यहाँ पे है कि इसके पास 6 है। यहाँ पे हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? 9 में से किसी एक को पुल करना, राइट? देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन बी, ये मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री RX टू 3 डिग्री RX, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, राइट? And when number of beta hydrogen increases, then possibility of collision of base with beta hydrogen also increases, right? Is it right? Which ultimately increases the chance of beta E2 reaction. एक रीजन ये हो गया। करेक्ट? तो इसको पहले लिख लिया जाए। रीजन में पहला पॉइंट हो जाएगा मेरा when we are moving from 1 डिग्री RX to 3 डिग्री RX, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीजेस। ठीक है ना? which increases
possibility of collision of base with beta hydrogen, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये राइट। which ultimately increases E2 reactivity। लिखिए जल्दी से, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इज इट राइट? ए इसको हटाएं एवरीवन।
चलिए स्टूडेंट ड्रॉ कीजिए तो। हाँ, क्या प्रॉब्लम लग रहा है? और नहीं, उस ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 डिग्री आर एक्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अभी सही है ना? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो 1 डिग्री आर एक्स का ट्रांजिशन स्टेट, और मैंने पहले ही बोला कि मेरा ट्रांजिशन स्टेट से ही रेजोनेंस या नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। तो 1 डिग्री आर एक्स का ट्रांजिशन स्टेट में क्या आपको नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल नज़र आ रहा है? देखिए तो, इसको तो जाना है, इसको जाना है, राइट? तो सर इट इज काइंड ऑफ, ये तो जीरो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, राइट? तो देयर इज नो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस तो होने का सवाल ही नहीं है, राइट? बट इन केस ऑफ 2 डिग्री आर एक्स, जो मेरा हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बना है, और पहले ही बोले हैं कि एक ट्रांजिशन स्टेट को अल्कीन टाइप सोचिएगा, देन हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? देयर आर 3 हाइपर कंजुगेबल, राइट? इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम इंक्रीज किया। एंड व्हेन 3 डिग्री आर एक्स का ट्रांजिशन स्टेट को अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और इस बात को कीप इन माइंड कि ये मेरा अल्कीन टाइप है, करेक्ट? देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल? 6, इज इट राइट? तो ये मेरा सेकेंड वजह रहेगा जो मैंने आज का क्वेश्चन रेज किया कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री आर एक्स टू 3 डिग्री आर एक्स देन E2 रिएक्टिविटी इंक्रीज है। उसका पहला रीजन था कि नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन इंक्रीज करता है। सेकेंड रीजन है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 1 डिग्री आर एक्स टू 3 डिग्री, मैं इसको लैंग्वेज दे दूंगा, देन ट्रांजिशन स्टेट विल गेट मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड, एंड वी नो दैट transition state is alkene type, and if alkenes are more and more substituted then number of hyperconjugable hydrogen atom also increases, which releases what? Kind of no bond resonance energy which ultimately stabilize transition state, is it right? दिस इज द रीजन। एकदम क्लियर कट पिक्चर है। तो सब लोग ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं इसका लैंग्वेज देता हूँ। ड्रॉ कर लिया है? लिखना स्टार्ट कीजिए। ऑन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी आर एक्स, पार्शियल डबल, हाँ दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ऑन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी आर एक्स, partial double bond in transition state, partial double bond in transition state becomes more and more substituted, becomes more and more substituted, increasing its stability, increasing its stability by way of releasing no bond resonance energy, by way of releasing no bond resonance energy, correct and everyone?
Okay. When going from primary to tertiary Rx, partial double bond in transition state becomes more and more substituted. Partial double bond in transition state becomes more and more substituted, which increases stability of transition state by way of releasing no bond resonance energy. मतलब अल्टीमेटली हाइपर कंजुगेशन से इसका आंसर दे पा रहे हैं, इज इट राइट? विच डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन. विच डिक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ E2 पाथ. सही है ना? increases E2 reactivity, ultimately increases E2 reactivity. जो किसी वजह से टेस्ट नहीं दे पाए हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. आई विल अरेंज. अगर ऑफलाइन मोड हो गया तो उसको पेपर को, बट विद इन 2 डेज 3 डेज या 4 डेज सेकंड टेस्ट हो जाएगा. ठीक है? अब टेस्ट फ्रीक्वेंट चलते रहेगा, सब कुछ को कैरी ऑन करना पड़ेगा. और भाई टेस्ट का टाइम मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ. किसी किसी स्टूडेंट का 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, मुझे तो 2 सेकंड पढ़ने में लग जाता है क्वेश्चन को. नहीं, अल्टीमेटली 10 15 20 50 50 कम से कम 20 सेकंड तो लगता है क्वेश्चन पढ़ने में. 2 सेकंड में कैसे आंसर आता है भाई? या वो ट्रिक मुझे भी बताइएगा. तो ऐसा है कोई शॉर्टकट? व्हाट डू यू थिंक? हमको नहीं पता है. क्वेश्चन मैं ही सेट कर रहा हूं. इसे कम से कम अपने साथ तो अभी मुझे नहीं पता है, बट जो भी सेम है भाई. क्वेश्चन आज तक मैं HC वर्मा में इतना बार बनाया हूँ, फिर भी बनाता हूँ तो मुझे बनाना पड़ता है, राइट? फिर भी बनाना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है प्रोसेस के अकॉर्डिंग. और यूनिट एंड डायमेंशन में वैसा भी नहीं था कि सारा क्वेश्चन में रटा हुआ थियोरिटिकल था. कुछ में डिराइव करना पड़ेगा, राइट? बनाना पड़ेगा. एनीवे, चलिए ये तो समझ में आ गया. अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट. ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्टिविटी ऑफ E2. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX और ग्रेटर देन CH3X. E2 रिएक्टिविटी का ऑर्डर सही है? देखिए तो सर CH3X मत दीजिए, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो E2 होगा. इसमें तो कार्बिन बन जाएगा, राइट? इसका मतलब E2 होने के लिए बीटा हाइड्रोजन चाहिए इसमें. बट इसमें सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? जैसे शॉर्ट नोट्स में तो रख लीजिएगा, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं था सर? यस, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, राइट? इतना बोलना काफ़ी हो जाएगा. कंजुगेबल hydrogen atom, correct? And now it is very important to note that
अब यहाँ पे कितना डिग्री आर एक्स, बोलिए सर ये 2 डिग्री आर एक्स है, करेक्ट। और यहाँ पे बेस लेकर हीट कर रहे हैं, और मैं स्ट्रिक्टली बोल दिया हूँ कि E2 ही सोचना है। तो लिविंग ग्रुप तो ये है एवरीवन, ये क्या है मेरा लिविंग ग्रुप, करेक्ट। हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से ये जाएगा बट हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, बीटा कार्बन से, राइट। यस 5। अब बताइए क्या आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मुझे तो थोड़ा हुआ। सर टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन 2 है, राइट। यहाँ तो नहीं सर, इट इज़ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन का बात हो गया, यहाँ से समझिएगा। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ पे है कि यहाँ से हाइड्रोजन लें या यहाँ से हाइड्रोजन लें। बातों को समझ रहे हैं एवरीवन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लीजिएगा तो ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, करेक्ट। और यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड बनने से ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 2 ट्रांजिशन स्टेट बनने का चांस हो गया। एक में डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। एक में सिचुएशन ए रहेगा, राइट, डेल माइनस डेल माइनस। यही आगे चलकर एक अलग शक्ल ले लेगा, एक अलग रूल बन जाएगा जिसका नाम सेटजेफ रूल बोल देंगे, ठीक है। बट अभी मैंने सेटजेफ का कुछ नाम लिया नहीं है, ठीक है एवरीवन। पहले कोर देखिए कि मेन कोर क्या था, कोई भी लॉ बनता है उसका मेन कोर कुछ रहता है। अब बोलिए किसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसका या इसका। इसमें 6 हाइपर कंजुगल है, राइट, और इसमें 2 हाइपर कंजुगल है, मतलब मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो किसके करस्पॉन्डिंग, मतलब कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा रिएक्टिविटी मिलेगा या इसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा रिएक्टिविटी, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट या इसका करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट। तो सर इसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट और इसके करस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट, राइट, हाँ करेक्ट ना। इसका मतलब यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनने का चांस था। इसका मतलब अल्टीमेटली अगर इसका लिखा जाए, बेस लेकर हीट करेंगे और मैं बोल दिया E2 पाथ, तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस वन and other product is this one। तब बताइए कौन सा प्रोडक्ट मेजर, दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज व्हाट, माइनर। ऐसा क्यों, तो सर जनरली ऐसा ही हम लोग सीखे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जिसका ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मेजर रहेगा। इज इट राइट, समझ में आ गया, करेक्ट है ना। इसका मतलब अब थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अब इतना तो हम लोग सीख लिए, बट थोड़ा कंफ्यूज ये कर रहे हैं कि आपको E2 रिएक्टिविटी जो पिछले क्लास में बताए थे, E2 रिएक्टिविटी में एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड attack of base is also the part of RDS, is it right?
तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में विच हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में विच हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक एंड व्हाई। और एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या करते हैं वहां से एच, यस दिस वन इज मोर एसिडिक, इज इट राइट, मोर एसिडिक, H प्लस को रिलीज करके कार्बोनाइन बनाना है, उसको चेक करना है, एंड दिस वन इज लेस एसिडिक। वजह ये रहेगा कि यहाँ से जब H प्लस को रिलीज करें तो जो कार्बोनाइन बनेगा तो ये डीस्टेबलाइज होगा प्लस आई से, बट यहाँ पे प्लस आई कुछ नहीं काम करेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा और ये पूरा ग्रुप माइनस आई काम करेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा। तो लेस एसिडिक और मोर एसिडिक। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर इस पे बेस का ज़्यादा अटैक होना चाहिए, इस पे कम होना चाहिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर अब किसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इस हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग या इस हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग, लेफ्ट के क्रॉसपॉन्डिंग। तो नहीं लगता कि धर्म संकट हो गया, ट्रांजिशनल स्टेट को देखते हैं तो कुछ और मिलता है और एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं तो कुछ और मिलता है, इज इट राइट, यस। तो यहाँ पे E2 रिएक्टिविटी के लिए मेरी तरफ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ, मैं लिखवाऊंगा इसको, E2 रिएक्टिविटी, देन स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डोमिनेट ओवर, लेकिन ये बात सिर्फ E2 के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट डोमिनेट ओवर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इज इट राइट। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को, मतलब जहाँ से मोर सब्स्टिट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, करेक्ट। और मोर सब्स्टिट्यूटेड ट्रांजिशन स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा, तो एक्चुअल में जो सेटजेफ का रूल आपको आगे पढ़ाएंगे, उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात ही नहीं किया। वहाँ उन्होंने डायरेक्ट बोला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट शुड बी मेजर, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन शुड बी मेजर, दिस द स्टेटमेंट ऑफ सेटजेफ रूल। बट उसके बाद उन्होंने लिखा है, जो कि हाइड कर दिया जाता है, उन्होंने बाद में लिखा कि मेन सेंस बिहाइंड दिस वन इज E2 ट्रांजिशन स्टेट। इसके एक मेरे बोलने के पीछे का मेन सेंस क्या था, E2 ट्रांजिशन स्टेट, इज इट राइट। तो यहाँ से आप कंक्लूजन समझ में आ गया कि जहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर और इस टाइप का द्वंद, इस टाइप का कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन रहेगा, इज इट राइट। लिखिए कंक्लूजन। इसका मतलब हम लोग अभी भी, ये मेरा मेजर है, ये माइनर है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्टिविटी कम रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा इसके क्रॉसपॉन्डिंग होना चाहिए था, इसका क्रॉसपॉन्डिंग कम होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इसका क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, करेक्ट। Conclusion. It is very important to note that in case of E2 reactivity, if in case of E2 reactivity, if beta hydrogen are different type of beta hydrogen, if beta hydrogens are different type of beta hydrogen, then a stability of transition state factor, dominate over stability of transition state factor dominate over acidic character of beta hydrogen. Stability of transition state factor dominate over acidic character of beta hydrogen, is it right? ठीक है, अब इसका बहुत जगह पे मैं यूज़ करूँगा और होपफुली आपको ये बात याद रहेगा अब, ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप का एग्जांपल लिया, ठीक है ना।
चलिए बेस लेकर हीट कर रहे हैं और मैंने मेंशन कर दिया कि E2 पाथ है। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? लिविंग ग्रुप तो समझ में आ गया ना कि लिविंग ग्रुप इज दिस वन, तो एक अल्फा कार्बन रहेगा। देन हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? देयर आर 3 बीटा हाइड्रोजन, राइट? 2 यहाँ का, 1 यहाँ का, करेक्ट है एवरीवन? अब आपके पास 2 प्रोडक्ट का चांस है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। मतलब H यहाँ से Cl यहाँ से, नहीं तो H यहाँ से Cl यहाँ से। इज इट राइट? बट विच प्रोडक्ट शुड बी मेजर? सर दिस वन इज मेजर, राइट, एंड दिस वन इज माइनर। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग किसको फेवर करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को, करेक्ट? और इन दोनों में विच अल्कीन शुड बी मोर सब्स्टिट्यूटेड? दिस वन इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, करेक्ट? 1 2 3। दिस वन इज ओनली डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक कौन सा है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अरे है डाई सब्स्टिट्यूटेड। यहां तक क्लियर? अब लिखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 ट्रांजिशन स्टेट। अब हम लोग दोनों बैच इस पोजीशन पे आ गए हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का हर एक चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 ट्रांजिशन स्टेट। देखिए स्टूडेंट, इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, जिस साइड से, जिस तरफ से लिविंग ग्रुप जा रहा है, उस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर जस्ट अपोजिट साइड में अगर दूसरा सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होना है, एक वन ऑफ इज दिस वन एंड अदर इज दिस वन, इज इट राइट? बट लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में जस्ट इस बॉन्ड के अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट जस्ट अपोजिट साइड, करेक्ट? तो जस्ट अपोजिट साइड का मतलब कुछ ऐसा मानिएगा, आप लोग को याद है एक पढ़ाए थे स्टैगर्ड एक्लिप्स क्लास 11th में, थोड़ा सा इट इज काइंड ऑफ अ स्टैगर्ड ना, काइंड ऑफ अ स्टैगर, इट इज नॉट कंप्लीटली बट इट इज काइंड ऑफ अ स्टैगर्ड। तो इसका मतलब इस अगर ACl को जाना है तो इसका जस्ट अप दूसरे कार्बन पे जस्ट अपोजिट साइड, ये वाला, राइट? जस्ट अपोजिट, करेक्ट ना एवरीवन? तो अगर जस्ट अपोजिट रहेगा तो इस सिचुएशन को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बोला गया है। और इसके रेस्पेक्ट में अगर जस्ट दूसरे जो बीटा हाइड्रोजन है, इस लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जाने वाला है या जो भी जाने वाला है, नॉट इवन हाइड्रोजन, बट इसके रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट साइड से, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एंटी एलिमिनेशन, करेक्ट है ना? कौन सा एलिमिनेशन? एंटी एलिमिनेशन। और Cl और H दोनों सिग्मा बॉन्ड, लिविंग ग्रुप और जो बीटा कार्बन से जाने वाला है, दोनों अगर सेम साइड से जा रहा है, सेम साइड मतलब सेम साइड का मतलब कुछ सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। देखिए ACl और ACl नहीं लगता है पैरेलल है? अगर थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, राइट? एकदम बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो इसको सेम साइड बोलेंगे।
तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम साइड का एलिमिनेशन, मतलब सीन एलिमिनेशन, करेक्ट ना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट experimentally it is observed that anti elimination always preferred over sin elimination. एंटी एलिमिनेशन ऑलवेज किस पे प्रेफर्ड होगा, सीन एलिमिनेशन पे, करेक्ट। मतलब सीन एलिमिनेशन तभी होगा जब एंटी पॉसिबल नहीं है। एक कुछ ऐसा ही बात हो गया कि बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर अल्फा एलिमिनेशन, इज इट राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ से तो एक लाइन भी नहीं बोल सकता हूँ, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो सर ऐसा क्यों, इसके पीछे का वजह है, यहाँ देखिए। अगर इसको डेप्थ में देखिएगा, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, पहले समझ लीजिए। बेस यहाँ से क्या लेगा सर, बेस यहाँ से H+ लेगा, इज इट राइट। और यहाँ पे अगर बेस यहाँ से H+ लेगा तो ये बन गया CH2 काइंड ऑफ CH2 माइनस, मतलब ये मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, राइट। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ से सर Cl तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाने वाला है, राइट। तो ये तो ऑर्बिटल मेरा वैकेंट हो जाएगा, इज इट राइट। ये ऑर्बिटल मेरा भरा हुआ रहेगा या खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि दोनों बोथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन लिविंग ग्रुप लेकर जाने वाला है। तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीछे से जाकर इसके स्मॉलर लोब पे अटैक करता है, एंड दिस वन इज मोर फेवरेबल सिचुएशन, इज इट राइट। ऐसा होता है जब डेप्थ का बता दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बेस जो H+ लेगा, तो जो मेरे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, दैट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक फ्रॉम बैक साइड विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप स्मॉलर लोब पे। तो सर इस तरफ से क्यों नहीं अटैक करेगा, इस तरफ से अगर अटैक करने जाएगा यहाँ से, तो नहीं लगता कि बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप को जाना है और इसके रास्ते में कुछ आप आ रहे हैं, तो स्टेरिक रिपल्सन भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होगा और स्टेरिक रिपल्सन भी होगा। अल्टीमेटली हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को याद रखना है, मैं लिखवा दूंगा कि एंटी एलिमिनेशन मोर प्रेफर्ड ओवर सीन एलिमिनेशन। लेकिन अगर सेम सिचुएशन अगर सीन एलिमिनेशन के लिए, सीन एलिमिनेशन का अगर आप सिचुएशन को फॉलो करेंगे तो बेस यहां से H+ लेगा, राइट। और खुद बताइए, ये तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, बट आपको इस तरफ से ही तो अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Cl- और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में पहले तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और सेकेंड यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन को भी आप फील करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर्स से को ऑब्जर्व करते हुए दिस वन इज मोर एंड मोर प्रेफर्ड, ओके एवरीवन। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नहीं ये तो लेकर जाएगा ना यहाँ से क्लोरीन, अच्छा ये ऐसे तक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है, अल्टीमेटली डिस्टेंस तो ज़्यादा रहेगा, राइट। ये तो ऑलवेज इसके साथ एक्चुअल में तो इसको तो जाना थोड़ा, इसको तो ओवरलैप करना है, लेटरल, राइट। अल्टीमेटली डेप्थ में सोचिएगा तो क्या इसका ऑर्बिटल को इसके साथ लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाना है, डेप्थ का बात ये है, राइट। और बोर्ड में कभी भी इतना डेप्थ में नहीं आएगा, लेकिन अब जब मैं सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ तो इस तरीके से आप फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं इस चीज़ को डील करने के लिए। नेक्स्ट, तो सर क्या करेंगे अगर सिचुएशन, यहाँ देखिए सिचुएशन ऐसा ही बना कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल इस टाइप का सिचुएशन बना कर दिया जाएगा, देन व्हाट, फिर क्या करेंगे। तो भाई इस टाइप का सिचुएशन बनाकर अगर दिया भी जाएगा अगर ऐसे, तो वी नो दैट ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, ये पहले अपने आप को सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके एंटी में जाएगा अगर पॉसिबिलिटी है तो, राइट। सीन एलिमिनेशन का पॉसिबिलिटी तभी रहेगा जब कोई चांस नहीं बचा एंटी एलिमिनेशन का, करेक्ट है एवरीवन। और अगर एंटी होने का चांस है तो पहले वो अपने आप को टर्न करके एक दूसरे के एंटी में जाएगा और तब एलिमिनेशन होगा E2, करेक्ट है। लिखिए एक लाइन, लिखिए एंटी एलिमिनेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सीन एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सीन एलिमिनेशन because
बिकॉज इन, पहला पॉइंट, इन एंटी एलिमिनेशन, ट्रांजिशन स्टेट इज स्टैगर टाइप. In anti-elimination, transition state is a stagger type. But in scene elimination, transition state is eclipse type. But in scene elimination, transition state is eclipse type. ठीक है ना? तो बोलिए स्टैगर टाइप या इक्लिप्स टाइप में किसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन? इक्लिप्स लेस स्टेबल था, स्टैगर मोर स्टेबल था. वजह तो ही था ना, बॉन्ड पेयर रिपल्सन. ओके. सेकेंड पॉइंट, इन एंटी एलिमिनेशन देर इज बेटर पाई बॉन्डिंग सिचुएशन. इन एंटी एलिमिनेशन देर इज बेटर पाई बॉन्डिंग सिचुएशन बिकॉज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन द ऑर्बिटल ऑफ, बिकॉज मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं बोलते भी रहूँगा दिखाते भी रहूँगा, यहाँ देखिएगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक, एक मिनट, बॉन्ड पेयर ऑफ, मैं दिस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक ऑन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप, bond pair of electron attack on the orbital of carbon living group from backside with respect to living group, from backside with respect to living group. करेक्ट है ना एवरीवन? हाँ बोलिए शुभंकर. इन केस ऑफ एंटी एलिमिनेशन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इस बॉन्ड पेयर का बात कर रहा हूँ, यहाँ एक बार देख लीजिए, अटैक ऑन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप, मैं इस ऑर्बिटल का बात किया, ठीक है ना, अटैक ऑन द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम बैक साइड, एंड दिस वन इज द वेटर सिचुएशन. ओके, क्या इन एंटी एलिमिनेशन देयर इज बेटर पाई बॉन्डिंग सिचुएशन बिकॉज द ऑर्बिट, कहाँ से लिखे थे पूरा आप लोग सेंटेंस बोल दीजिए तो एवरीवन, कोई भी, एनीवन. और अल्टीमेट देखिए, इतना डेप्थ में आपसे कोई नहीं पूछेगा, इस बात के लिए श्योर शॉट है, बट एटलीस्ट आप लोग को जानना चाहिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर हम लोग से पूछा जाएगा एग्जाम्पल प्रॉब्लम. ओके, बट ये बात तो दिमाग में रहना पड़ेगा ना, जैसे मैंने बोला कि बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज प्रेफर ओवर अल्फा एलिमिनेशन, वजह कुछ रीजन दिया था, वैसे ही एंटी एलिमिनेशन प्रेफर्ड ओवर सी एलिमिनेशन, कुछ तो रीजन देना पड़ेगा. अब इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा. यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. अल्कोहलिक वेस्ट तो पक्का नाम सुने होंगे, अल्कोहलिक क्वेज लेकर हीट जब भी आज के बाद मैं करता हूँ, क्या लेकर, एक्वस नहीं, अल्कोहलिक क्वेज लेकर हीट, तो 99.9% केस में E2 मान के चलिएगा. कौन सा एलिमिनेशन, बीटा में भी कौन सा, बीटा एलिमिनेशन में कौन सा, E2. समझे एवरीवन? करेक्ट है ना? बोलिए सी से या ट्रांस, एक आईआईटी का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये ट्रांस है. सी से या ट्रांस,
सर ऑब्वियसली एसिस, राइट? यस। क्वेश्चन ए पूछा गया था, पहला क्वेश्चन जिंक लेकर हीट कर रहे हैं और यहाँ भी जिंक लेकर हीट कर रहे हैं, राइट? तो इन दोनों का अगर रिएक्टिविटी R1 है और R2 है तो R1 और R2 में क्या ऑर्डर होगा? एंड वी नो दैट जिंक इज वेरी मच सुटेबल फॉर डीहैलोजिनेशन, इज इट राइट? और ये भी पता है कि इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको बताया था कि जिंक का सबसे पहले काम कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना कि सैंडविच हो जाता है। थोड़ा तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा, राइट? तो जिंक क्या करेगा, वन ऑफ द कार्बन और ब्रोमीन के बीच में सैंडविच हो जाएगा और लिखेंगे CZnBr, बट सोचेंगे C माइनस, राइट? ये वापस यहाँ आकर इसको आउट कर देगा। तो जिस ये सिग्मा बॉन्ड और ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, बट दोनों सिग्मा बॉन्ड सेम साइड से ब्रेक हो रहा है या जस्ट अपोजिट साइड से? ये ट्रांस है भाई, अपोजिट हो गया ना। तो ये एलिमिनेशन कैसा एलिमिनेशन आप कर रहे हैं? एंटी एलिमिनेशन, राइट? मतलब जैसा चाहिए था वैसा हो रहा है और अल्टीमेटली बन क्या गया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, करेक्ट ना? अल्कीन से अल्काइन का एक रिएक्शन हो गया, करेक्ट है एवरीवन? यस। बट यहाँ पे हीट करते हैं तो सर दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटी एलिमिनेशन। बट यहाँ पे चाहकर भी आप एंटी कर पाएंगे क्या? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है? सर डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मजबूरी है आपको सीन एलिमिनेशन करना, करेक्ट? मैंने बोला था एंटी एलिमिनेशन, सीन एलिमिनेशन तभी होता है जब एंटी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे एंटी नहीं हो पाएगा। क्यों? कोई पूछेगा क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट चाहकर भी नहीं जा पाएगा, इज इट राइट? दैट्स वाई यहाँ पे मेरा मजबूरी रहा सीन एलिमिनेशन करने का। और यहाँ से जाएगा और अल्टीमेटली बनेगा क्या? दोनों में बनेगा सेम प्रोडक्ट। बट R1 और R2 में देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। R1 और R2 में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? तो ऑब्वियसली R1 का ज़्यादा रहेगा ग्रेटर देन R2, करेक्ट? और रीजन क्या बोलिएगा भाई? रीजन एक लाइन का रीजन है, इसमें एंटी एलिमिनेशन हो रहा है, इसमें सीन एलिमिनेशन हो रहा है। एंड वी नो दैट एंटी एलिमिनेशन चाहे वो E1 का हो, E2 का हो, E1CB का हो, किसी भी एलिमिनेशन का हो, ये एंटी एलिमिनेशन सिर्फ E2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ या एक जनरल बात मैं बोल रहा हूँ? अब एंटी एलिमिनेशन मैंने एक जनरल बात बोला, ओके? जैसे कैसे मैंने बोला अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ऑलवेज प्रेफर ओवर अल्फा एलिमिनेशन, तो बीटा तो 3 टाइप का होता है, बट बीटा अल्फा का मैं कंपेयर तो सारे बीटा के लिए मैंने बात कर दिया था, इज इट राइट? इन सिमिलर फैशन एंटी एलिमिनेशन और सीन मैं हर सिचुएशन के एक्चुअली बताया। ये चांस की बात है कि मैं E2 पढ़ा रहा था इसलिए वहाँ पे बात फर्स्ट टाइम डिस्कस किया। तो R1 ग्रेटर देन R2, इसके पीछे का मेन वजह है कि इसमें एंटी हुआ और इसमें सीन हुआ, और सीन को ऑलवेज हम लोग लेस प्रेफरेंस देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एंटी एलिमिनेशन, इज इट राइट? ठीक है, इसको हटाएं। ये ट्रांस है ना? ये सीस है, ये बिल्कुल कहावत सही बैठ जाएगा, अपना टाइम भी आएगा। अब बताइए अल्कोहलिक क्यूएच, मैंने क्या बोला था? अल्कोहलिक क्यूएच को पहला बात तो आप लोग बेस मानिएगा। क्या मानना है? एक मैं हिंट दे रहा हूँ, और फिर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है? E2, करेक्ट? प्योर E2। अब बताइएगा अल्कोहलिक क्यूएच को मैंने बेस मानने के लिए बोला था, बेस लेकर हीट करेंगे। एक्चुअली बेस मानना नहीं है, बेस ही होता है।
रिएक्शन में अल्कोहलिक OH। तो बेस लेकर हीट कर रहे हैं, तो आपको बताए थे कि अगर बेस लेकर हीट कीजिएगा तो बेस मॉलिक्यूल से क्या आउट करेगा, एसिड, इफ़ पॉसिबल। अब बिल्कुल पॉसिबिलिटी है सर, Br भी है H भी है, तो Br भी है H भी है, अल्फा एलिमिनेशन तो करेंगे नहीं जब बीटा का पॉसिबिलिटी है, इज इट राइट। यहाँ से Br अगर लेते हैं तो H यहाँ से लेंगे या H यहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे सर, H इस कार्बन से लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से लेंगे तो अल्फा हो जाएगा, और आपने पहले ही मना कर दिया कि बीटा का पॉसिबिलिटी है, तो पहले हम लोग बीटा करेंगे ना कि अल्फा। बट Br यहाँ से लेंगे तो H यहाँ से लेना पड़ेगा, तो नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ सीन एलिमिनेशन, दोनों सेम साइड में है, और रोटेशन पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब बेस, जो मेरा ये बेस है यहाँ से आएगा, और मजबूरी अब है कि इस तरफ सेम साइड से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सीन एलिमिनेशन हो रहा है। तो जिंक के केस में एंटी हो रहा था, क्योंकि जिंक में दोनों Br को जाना था, बट यहाँ पे H और Br को जाना है, माइनस किसको जाना, किसको है, HBr को। और इस केस में अगर Br यहाँ से तो H यहाँ से जाएगा, जस्ट अपोजिट, इज इट राइट, चूंकि अपोजिट में है ही, तो यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन हो गया, एंटी एलिमिनेशन हो गया। और इसमें बनेगा क्या, Br ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोडक्ट दोनों में मोर और लेस सेम ही बनेगा, Br ट्रिपल बॉन्ड CH, इज इट राइट। बट यहाँ पे R4 ग्रेटर देन R3 हो गया। इसका मतलब इससे पहले वाला एग्जाम्पल में इसमें सीस का रिएक्टिविटी, सीस आइसोमर का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ट्रांस का कम हो गया। इसमें किसका, ट्रांस का ज़्यादा था और सीस का कम था, करेक्ट। बट R4 ग्रेटर देन R3 मेन रीजन क्या है, एंटी एलिमिनेशन और सीन एलिमिनेशन, करेक्ट ना एवरीवन। तो अब मैं क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन IIT का पढ़ के, पहले मैं सॉल्यूशन ही कर दिया हूँ, बट मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूँ, तो आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा था। वाई डी हैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोइथीन, लिखते जाइएगा, वाई डी हैलोजिनेशन ऑफ ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोइथीन इज फास्टर देन सीस आइसोमर। यहाँ तक लिख पाए, वाई डी हैलोजिनेशन ऑफ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाई डी हैलोजिनेशन ऑफ ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोइथीन, यहाँ तक लिख पाए, is faster than that of cis isomer, is faster than that of cis isomer, but dehydrohalogenation of cis isomer, but dehydrohalogenation of cis isomer is faster than that of trans isomer, suggest a suitable reason, सजेस्ट ए सुटेबल रीजन। तो मैं क्वेश्चन बाद में लिखा, पहले आंसर ही बता दिया, रीजन आपके सामने है, राइट। हम लोग इसी का बात कर रहे थे ना, किसका बात कर रहे थे, याद है आप लोग को, इसका बात किया हूँ, राइट। 1,2-डाइब्रोमोइथीन, एग्री ना एवरीवन। अब इसका दो फॉर्म, सीस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म, दोनों के लिए बोला गया है कि अगर डीहैलोजेनेशन करना है तो ट्रांस ज़्यादा फास्ट हो गया, बट डीहाइड्रोहैलोजेनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को आउट करना है तो सीस फास्टर हो गया। रीजन, अब भाई यहाँ पे अगर नहीं देखे रहते तो समझ में नहीं आता कि रीजन क्या है। रीजन यहाँ पे था एंटी एलिमिनेशन और सीन एलिमिनेशन का, राइट। मेन रीजन कुछ और था, करेक्ट ना। अब हाँ ना बोल दीजिए, नहीं तो फिर से समझाया जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, ओके। ओके एवरीवन, नवंबर में फर्स्ट टर्म करके टीचर को भी प्रेशर में दे दिया है।
कितना आराम से एक सीक्वेंस से बहुत सिस्टमेटिक, कितना बढ़िया चल रहा था नहीं। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो प्रेशर हो ही जाता है। एक क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस देगा आपको। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 200 डी के सिंह का, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 178 है। 1 मिनट स्टूडेंट, हाँ बोलिए। हाँ, रीजन था सी एंटी एलिमिनेशन और सी एलिमिनेशन का। रीजन था एंटी एलिमिनेशन का और सी एलिमिनेशन का। क्या नाम है आपका? हाँ, रोनी हज़ार का। थोड़ा सा आज वीडियो अपलोड कर दूंगा, थोड़ा उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब सिंपल मैं एक आईआईटी का क्वेश्चन ही लिया हुआ था, बट आप देखिएगा तो समझ आएगा। अदरवाइज फिर से दोबारा मुझे 10 मिनट उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉलो कर लीजिएगा वीडियो। चलिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, एंटी और सीन आते रहेगा। मैं अल्कोहलिक क्वेज लेकर हिट कर रहा हूँ, और अभी जस्ट बताया था नहीं कि अल्कोहलिक क्वेज लेंगे तो एकदम माइंड में E2 जाना चाहिए, करेक्ट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। मेजर प्रोडक्ट और ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑथर कितना बढ़िया से इस चीज़ों को डील करने का कोशिश कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को पहले लिखिए। इस क्वेश्चन को लिखने से पहले एक और क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ। ये मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया। अल्कोहलिक, सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ये आपको नहीं था कि प्योर आप हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, अल्केन, हेलो अल्केन। तो अल्कोहलिक क्वेज लेकर हिट कर रहे हैं, राइट। और अल्कोहलिक क्वेज के लिए अब मैंने क्या बोल दिया कि अल्कोहलिक क्वेज लेंगे तो आप 99.9% E2 ही माइंड में रखिएगा। और ये कितना डिग्री RX है? 2 डिग्री ना। और ए पोजिशन है अल्फ़ा और ए है बीटा। हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? एकदम फास्ट रिप्लाई सबका आना चाहिए। हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? 3। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? 2। और क्या यहाँ पे मैंने ऐसा कोई ज्योमेट्री या वेज प्रेजेंटेशन फीचर या कुछ बना के दिया? जस्ट लाइन ड्रॉ कर दिया ना। इसका मतलब जब इस टाइप का सिचुएशन है तो क्या ऐसे जब बना के दिए हैं तो यहाँ पे भी तो एक H है, यहाँ पे 2 H है। तो उस केस में आपको ये पता है क्या कि CH3 बोर्ड के ऊपर है या नीचे है? नहीं पता है, राइट। जब ऐसे जब सिर्फ लाइन ड्रॉ किए हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है ना एवरीवन, करेक्ट। यस, तो जब कुछ भी हो सकता है तो हम लोग H और Br को खुद से क्या सपोज करेंगे? जब मेरे हाथ में छोड़ दिया गया तो हम लोग तो फेवरेबल कंडीशन ही देखेंगे। तब उस केस में अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो ए आंसर दे के आना है। यहाँ से Br, यहाँ से H बजा। सर यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाएंगे तो मोर नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम नजर आएगा। 2 2 4 और 3 7। एग्री ना? यस। लिखते यहाँ पे मेरा मेजर ए रहेगा।
और माइनर ए रहेगा, करेक्ट। माइनर यहाँ पे क्यों रहेगा कि यहाँ पे अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वी हैव लेस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल, इसका ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल रहेगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। इसका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसका ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल। लेकिन अब इस केस में आंसर बताइए तो किस वजह से क्वेश्चन सेट किया गया होगा। तो यहाँ देखिए ए बोल्ड लाइन है ना, क्या है बोलिए सर, बोल्ड है, राइट। इसके और ये क्या है, डॉटेड। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये अगर नीचे है व्हाइट बोर्ड के नीचे तो ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर है, एग्री। तो जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा वो तो नीचे रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो चला गया ऊपर, करेक्ट, एग्री है ना, यस। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसमें डैम से 1 हाइड्रोजन नीचे में रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन ऊपर में रहेगा, करेक्ट है ना। अगर 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से Br और यहाँ से H, अब हम लोग को क्या किया गया कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमरिज्म का दे दिया गया, कॉन्फ़िगरेशन ही दे दिया गया वेज प्रेजेंटेशन में। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सेट करने का मतलब है कि एग्जामिनर आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना चाह रहा है। अब मैकेनिज्म में सीन और एंटी पर क्वेश्चन सेट किया गया है, डेप्थ का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर यहाँ से Br है यहाँ, तो आप तो सबसे पहले इसको फेवर कीजिएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए आप इसकी तरफ जाना चाहेंगे, राइट, एग्री। बट ये गलत हो जाएगा आंसर। मतलब एंटी एलिमिनेशन ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर सीन, ये इतना बड़ा फैक्टर है कि ट्रांजिशन स्टेट में मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड वाला फैक्टर से भी ऊपर का फैक्टर है, समझे। दिस इज वजह के दिस इज द राइट टाइम कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस किया आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, समझे मेरे बात को। एंटी एलिमिनेशन और सीन एलिमिनेशन वाला फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है सर, ये इतना बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे दिया गया, दोनों देखिए दोनों सेम मॉलिक्यूल है, बट क्वेश्चन अगर ऐसे दिया जाएगा और ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे CH3 ऊपर है या नीचे है या Br कहाँ है, तो हम लोग खुद से क्या सपोज करेंगे, खुद से ख़राब तो मानेंगे नहीं, खुद से अच्छा मानेंगे कि Br और H दोनों एक दूसरे के अपोजिट मान लेते हैं, एग्री। संभावना है ना भाई, मेरे हाथ में छोड़ दिया गया। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाया गया कि किधर है, तो खुद से क्या मानिएगा, खुद से वही मानिएगा जो आप चाहते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे सेट कर दिया गया तो अगर ये दोनों जाता है तो हो जाएगा सीन, करेक्ट। बट अगर यहाँ से Br, यहाँ पे 2 H है, दोनों H में एक H अगर प्लेन के नीचे रहेगा तो दूसरा H प्लेन के ऊपर रहेगा। अगर इन दोनों को लेके जाते हैं तब क्या हो जाएगा, एंटी। और सीन और एंटी में किसको फेवर करेंगे, एंटी एलिमिनेशन को। कितना बड़ा फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर है कि E2 के ट्रांजिशन, अगर E2 का ट्रांजिशन स्टेट भी आप देखते तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे सेट-जेफ रूल आपको दिमाग में काम नहीं करेगा अगर सही से नहीं पढ़ के जाएंगे तो। मतलब ये बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे ए नहीं, करेक्ट आंसर ए रहेगा। अब आप लोग के पास डीके सीन है पेज नंबर 200 में 178 में, देखिए तो मेजर प्रोडक्ट में का ये आंसर है, एक बार देख लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। है ना। इसका मतलब कितना बढ़िया बुक है, बताइए तो क्या क्या कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे कोरिलेट करके क्लियर करने की कोशिश किया गया है। हाँ, आप इसका बात कर रहे हैं या इसका बात कर रहे हैं, दिस वन या दिस राइट साइड, ओके हाँ। इसको तब तो फिर इसको लेने से बेटर था कि इसी को ले लेते, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, इसमें फ़ायदा भी था, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल। ये डॉटेड पे है, ये भी डॉटेड पे है, तो डॉटेड का मतलब दोनों सेम साइड हो गया ना, ये भी प्लेन के नीचे है, ये भी प्लेन के नीचे, राइट। आप इसको क्यों लेना पसंद किए, इसको क्यों, इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, किस फैक्टर से जा रहे हैं, इसी के आंसर में आपको आंसर है, इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन का आंसर है। सर इसका लेके जाने से है कि क्योंकि ए प्लेन के नीचे तो ए प्लेन के ऊपर, एक दूसरे का अपोजिट, एंटी, राइट। और अगर इसको ले लिया, इसको ले लिया तो एक दूसरे का सेम साइड, तो सेम साइड तो यहाँ पे ही था मेरे लिए। अगर मेरे हाथ में छोड़, जैसे यहाँ पे आपके हाथ में छोड़ दिया गया
तो अगर यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, तब तो खुद से हम लोग इसको प्रेफर करेंगे, राइट। व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट मेंशन, व्हेन कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट मेंशन, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मेजर प्रोडक्ट के लिए करेक्ट है। बट इफ कॉन्फ़िगरेशन इज मेंशन, एक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करने का पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा क्वेश्चन पूछने का मेरा या किसी का भी। मतलब मैं जानना चाहूँगा कि एंटी और सीन का कॉन्सेप्ट आपको है या नहीं है, और एंटी और सीन कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा फैक्टर, इतना बड़ा फैक्टर है कि ट्रांजिशन स्टेट का मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले फैक्टर से भी बड़ा फैक्टर बन गया, तभी तो ये मेजर प्रोडक्ट है, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट लिखना चाहिए। कौन सा पॉइंट? एंटी और सीन का फैक्टर कौन सा फैक्टर पे डोमिनेट फैक्टर है? ट्रांजिशन स्टेट में मोर हाइपर कंजुगेबल वाले फैक्टर से भी डोमिनेट फैक्टर है, इट राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। इसमें 99.9% श्योर है कि आप गलत आंसर लगा के आ जाते हैं, आप इसका आंसर लगाते हैं जो जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था, राइट। तो 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, लिखिए इसको। लिख पाएंगे या मुझे लिखाना पड़ेगा? लिख लीजिए, इतना समझाने के बाद आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? एंटी, यस, एंटी एंड सीन फैक्टर। अब इस टाइप का इतना क्वेश्चन इसमें है, उतना बनाते बनाते आप यूज टू हो जाइएगा। अब इसमें सारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मेरे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर है कि एज सुन एज रिएक्शन को स्टार्ट कर देना है। जिस रिदम से आपका बैच चल रहा था, इतना स्मूथ वे में सब कुछ बढ़िया तरीके से ख़त्म हो रहा था, लेकिन टाइम बीतते हुए प्रेशर आ जाता है। हो गया ना? सबसे बेस्ट था कि जो पहले मार्च में एक बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, बस मार्च, कितना सोचिए तो कितना प्लेंटी ऑफ टाइम हम लोग के पास होता। और वो होना भी चाहिए बच्चे को। और इतना नहीं, एक तो कोरोना, ऊपर से इतना पजल कर दिया, कभी कुछ चेंज कर देना, कभी कुछ, बच्चे तो और पजल हो गया है। ये तो बिल्कुल अब बीच में करना भी चाहिए था भाई, तो कम से कम पहले से बता दो ना। अब हम लोग अपना कोई भी मेरे जैसा नहीं, सारा टीचर का तो यही हुआ होगा, मैं थोड़ा एक्सेप्शन हूँ। सब टीचर अपना एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं कि पहले इसको पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसको पढ़ाएंगे, बड़ा बड़ा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले निकाल लेंगे, लाइट टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बच्चे पहले समझ में आ जाता है। बाद में बच्चे को प्रेशर होता है तो थोड़ा लाइट टॉपिक भी उस टाइम एक्सेप्ट कर लेता है। माइंडसेट, बैक ऑफ द माइंड तो टीचर का ही रहता है। अब प्लस खुल कर टीचर पढ़ा पाता है। अभी टीचर क्या है, बंधा हुआ है बेचारा। 2 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा लेने का मन भी कर रहा था, अंदर चला नहीं प्रॉब्लम मत लो, अभी पहले सिलेबस को देखो, राइट। कुछ ऐसा ही हो गया ना सिचुएशन। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम लोग वापस फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। सिचुएशन ए चल रहा था, ठीक है। HBR। नाउ अब यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं कि इस केस में पहला केस क्या डील हुआ। फर्स्ट केस यहाँ पे मेरा डील हुआ है कि पहले एच और बी आर का जाना दोनों साथ साथ, जिसका हम लोग नाम E2 दे दिए थे, राइट। सेकेंड क्या हो सकता है कि पहले बी आर चला जाए, राइट। इफ फर्स्ट ब्रेकेज ऑफ CBr bond and then breakage of CH bond।
ये हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे आ गए, ठीक है एवरीवन। और उसके बाद किसका एंट्री होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे, बेस का, ठीक है। अब बेस यहाँ से क्या लेगा, H+, ठीक है। और जब यहाँ से H+ लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा एवरीवन, C-, करेक्ट। माइनस और प्लस बिकम्स व्हाट, बॉन्ड, इज इट राइट। डायरेक्ट ऐसे दिखा देते हैं। चलिए, तो ये मैकेनिज्म, तो इस केस में ये कितने स्टेप का रिएक्शन है, तो सर ये फर्स्ट स्टेप राइट, और ये सेकेंड स्टेप, इज इट राइट ना। तो आपने तो सर इसका पहला स्टेप बिल्कुल SN1 का याद दिला दिया, राइट। अगर यहाँ तक अगर नहीं दिखाते तो हम लोग डिफरेंस, अगर इस लाइन को अगर नहीं दिखाया जाए तो हम लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि इवन ये कौन सा SN1 है या क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है। नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक डिटो SN1 है, बजा SN1 में भी पहला में कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में, राइट। और सेकेंड तो सर SN1 है या ये, इसी मैकेनिज्म का नाम मैं E1 देने वाला हूँ थोड़ा देर में, 2 मिनट के अंदर। इसका मतलब SN1 और E1 का पहला स्टेप कॉमन होता है, दोनों में फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट, इज इट राइट। तो SN1 होगा या E1 होगा, वो सेकेंड स्टेप में बाइफरकेट होता है, डिफरेंट होता है। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा बेसिक है, एलिमिनेशन होगा, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, SN1 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब SN1 और E1 दोनों पैरेलल चलते रहता है, साथ साथ एक दूसरे के देखते रहता है, तुम नहीं हुआ तो मैं हो जाऊंगा, राइट। SN1 और E1 दोनों साथ साथ कंप्लीट होता है, और अगर SN1 नहीं होता है तो वहाँ पे E1 होने लगता है, और E1 नहीं होता है तो SN1 होता है। एक क्वेश्चन में एक लिख पाऊंगा आगे चलकर कि SN1 के साथ थोड़ा E1 होता है, और E1 के साथ थोड़ा SN1 का भी प्रोडक्ट मिलते रहता है। रीजन, तो उसके पीछे का रीजन है कि दोनों का इंटरमीडिएट तो कॉमन ही है, राइट। फ़र्क कौन सा स्टेप में आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। आपने जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, बेसिक कम है, तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ चला जाएगा। आपने जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया वो ज़्यादा बेसिक है और लेस न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन की तरफ चला जाएगा, करेक्ट है ना। बट हम लोग अभी इस स्टेप को समझते हैं। तो देखिए, अब इसमें दोनों स्टेप में कौन सा स्टेप ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, तो सर ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप फास्ट होगा, वजह इसमें एसिड बेस रिएक्शन का कैरेक्टर है, नहीं ये बेस, ये एसिड, इसमें कैसा कैरेक्टर आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शन का। इसका मतलब ए स्टेप स्लो रहेगा, इट राइट, स्लो रहेगा, करेक्ट है ना एवरीवन। तो अगर ए स्टेप स्लो रहेगा तो यही मेरा RDS हो गया। और RDS में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सर RDS में लिविंग ग्रुप का जाना इधर ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, पहला पॉइंट ये बन जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद आपका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन। इसका मतलब है कि इस मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो द प्राइम फैक्टर। जिसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, एग्री, ओके। हाँ, क्योंकि इसमें कटायन और अनायन अलग अलग हो रहा है और बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, राइट, पहला बात, और इंटरमीडिएट बन रहा है। और सेकेंड स्टेप में ये जो रिएक्शन है
ये क्या है देखिए तो, ये बेस है राइट। अब बेस यहाँ से क्या ले रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपने क्या बनाया भाई, बोलिए कार्बोकैटायन राइट, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के इस कार्बन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन पे हाइड्रोजन है, नहीं तो दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक वेटिंग फॉर बेस। यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कैरेक्टर, और उसका बगल वाला कार्बन कार्बोकैटायन एक्सेप्टर या डोनर, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर राइट, कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिए, तो उसका बगल वाला जो कार्बन जो हाइड्रोजन रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, पहला बात। और यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर दिया बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन, इस स्टेप में एसिड बेस का फ्लेवर आ गया, एसिड बेस रिएक्शन के जैसा। ओके, और लास्टली ये फास्ट होता है स्लो होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, हो गया ना। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देख के लिखिएगा, फास्ट स्टेप को या स्लो स्टेप को। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सबस्ट्रेट राइट के पावर 1, एग्री। तो आर इक्वल टू के, इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 1, और आरडीएस में आरडीएस का मॉलिक्युलरिटी कितना है 1। तो इस बीटा एलिमेंशन को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड यूनी मॉलिक्यूलर बीटा एलिमिनेशन, करेक्ट ना एवरीवन। इट इज कॉल्ड यूनी मॉलिक्यूलर बीटा एलिमिनेशन। शॉर्टकट में इसको क्या पढ़ेंगे E1, यस, जहाँ पे 1 स्टैंड फॉर व्हाट, मॉलिक्युलरिटी। नाम है E1 और स्टेप कितना है 2 राइट। ये कुछ ऐसा ही है, नाम था SN1, कितना स्टेप था 2 स्टेप था, एग्री। तो स्टूडेंट आज का क्लास इतना ही रहने देता हूँ, मतलब जस्ट शुरुआत कर दिया, अब मुझे E1 के लिए बात करना है, ठीक है। और अभी लीव मत कीजिएगा मीटिंग को, खासकर फिजिक्स वाले स्टूडेंट।